स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। आज बात पुलिस की करते हैं। वो पुलिस जब कोई घटना किसी के साथ घटती है तो सबसे पहले याद आती है, पुलिस से शिकायत की जाती है कि पुलिस इंसाफ दिलाएगी। वहीं जब कोई घटना घटती है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और कटघरे में आरोपियों के साथ साथ अपराधियों के साथ साथ पुलिस को भी खड़ा कर दिया जाता है कई बार। लेकिन आज जानेंगे सबके जख्मों पर मरहम का काम करने वाली पुलिस का दर्द क्या है। पुलिसकर्मियों की भी कई शिकायतें होती हैं, कई परेशानियां होती हैं जो आज तक दूर नहीं हो पाई। आज ये मंच आपको बताएगा पुलिस का दर्द। चर्चा के जरिए सवाल किया जाएगा कि पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान कब होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट के जरिए पुलिस का दर्द देखिए। तो अक्सर नेता, जनता, अधिकारी, हर किसी को पुलिस से शिकायत रहती है, उनके काम पर हर कोई उंगली उठा देता है। लेकिन बात जब उनकी समस्याओं और सुविधाओं की आती है तो हर कोई उनसे मुंह फेर लेता है। इतना ही नहीं, हर साल पुलिसकर्मियों की याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस का हाल आज तक बदहाल ही रहा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश पांडे जी बीजेपी से, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से, ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राजेश राय जी एक्स IPS हमारे साथ हैं, ओपी सागर रिटायर्ड DIG यूपी पुलिस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, RD पाठक सचिव यूपी पुलिस एसोसिएशन हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं और पुलिस को कार्यशैली के पैमाने पर जब नापा जाता है उस वक्त दुनिया से तुलना की जाती है, लेकिन पुलिस का हाल दुरुस्त नहीं कर पाया आज तक, तमाम दावे भी। मुझे इस पर ऐतराज नहीं कि पुलिस की कार्यशैली पर जिसका मन आए वो सवाल उठाए, ठीक है, उठाओ। लोकतंत्र की एक ये भी विशेषता है जी। आज पुलिस स्मृति दिवस है। पूरे देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सब लोग याद कर रहे हैं, सरकारें याद कर रही हैं। मुझे लगा आज का दिन ऐसा है कि अगर हम कुछ बात कहेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पूरे देश भर की राज्य सरकारें उस बात को आज ज्यादा गंभीरता से सुनेंगी, क्योंकि आज उन सबके मन में पुलिस की शहादत के प्रति ताजा ताजा सम्मान है। बिल्कुल। तो मुझे लगा यही दिन सबसे उचित है उन तमाम सवालों को इस बड़े मंच पर लाने के लिए। जो सवाल हैं तो लाखों पुलिसकर्मियों के, लेकिन उनके पास वो अपनी सेवा की उस आचार संहिता से बंधे हैं कि उनके पास दर्द है लेकिन जुबान नहीं है। तो मुझे लगा जुबान का काम मैं कर देता हूं। दर्द उनका है, जुबान मेरी है, और सरकारों के सामने पटल पर रखने के लिए आज मैं आया हूं। क्या यह सच नहीं है? उत्तर प्रदेश की बात करें, उसी को देश की बात मान लीजिएगा, या देश की बात करूंगा वही उत्तर प्रदेश की बात, कोई अलग नहीं। क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 95% आम जनता किसी भी अपराध की, संकट की परिस्थिति में सबसे पहले अगर किसी से रूबरू होती है तो वो सिपाही होता है, चौकी का, इलाके का, हल्के का, बीट का। वो DIG से नहीं मिलती, IG से नहीं मिलती, कलेक्टर से नहीं मिलती, कप्तान से नहीं मिलती, ADG हो गए अब उनसे नहीं मिलती, DGP से तो मिलती नहीं। यानी मूल कौन है उत्तर प्रदेश पुलिस का? हमारा सिपाही। 95% जनता उसी से जूझ रही और वो उस जनता से के लिए संघर्ष कर रहा है। हमने 2 बार, साल में 1 बार तो ये स्मृति दिवस पर माला पहनाते हैं उनके शहीद हुए लोगों के चित्र पर, और कोरोना में भी ऐसे कई अवसर आए जब राजनेताओं ने बड़ा श्रद्धा दिखाई, कहा भाई पुलिस वाले कोरोना वॉरियर हैं, उनको बड़ा प्रणाम है, बड़ा हमारा साधुवाद है। केवल प्रणाम से बात नहीं बनेगी, केवल साधुवाद से बात नहीं बनेगी। मैंने कोरोना के समय में एक सुझाव रखा था,
मैंने कहा था अगर हम सबको लग रहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के कर्मचारी इन लोगों ने कोरोना में अद्वितीय काम किया है, मैं आईजी डीआईजी कप्तान की बात नहीं कर रहा, वो खूब खा कमा रहे हैं, तो मैंने कहा था सिपाही दरोगा और वहां नर्स कंपाउंडर स्तर के जो लोग हैं कर्मचारी हमारे, उनको 1 महीने की तनख्वाह एक्स ग्रेशिया दे दीजिए इस बार। किसी ने चू नहीं की, किसी ने चू नहीं की, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चू नहीं की मेरे सुझाव पर। और कुछ ने तो ये और कहा, अरे कहां फंसा दिए भाई। वाचिक आभार से कुछ नहीं होता, कर्म से आभार जताना चाहिए। इसलिए आज मैं बहस लेके आया। सिपाही की स्थिति क्या है? आईजी रहे 5 एकड़ के बंगले में, डीआईजी रह रहे 3 एकड़ के बंगले में, और 1 एकड़ 2 एकड़ का बंगला कप्तान भी भोगी रहे हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के बंगले बने हैं। वहां अंजीर से लेके और नाशपाती तक के पेड़ लगे हैं। और सिपाही कहां बसा दिया? हालत जाके देख लीजिए अधिकांश पुलिस लाइंस की। राजेश राय बैठे हैं, मेरी बात की गवाही देंगे। हालत देख लीजिए, वहां आप 2 घंटे नहीं गुजार सकते। मैंने कम से कम 10 बार यह सवाल उठाया, कार्य के घंटे तय करिए। पुलिस का मनोवैज्ञानिक रूप से अवमूल्यन हो रहा है, उसका मन अशांत है, उसके परिवार में पत्नी बच्चा मां पिता बीमार हो जाए वो जा नहीं सकता। मशीन है क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज के बुलेट ट्रेन के युग में 200 रुपया साइकिल भत्ता, बताइए साइकिल सिर पे रख के भागेगा? बदमाश भाग रहा है फॉर्च्यूनर से और उसका पीछा कर रहे साइकिल से। जयप्रकाश पांडे को पता नहीं ये सब समस्याएं लोग बताते हैं कि नहीं बताते भाजपा को? मुझे बताते हैं। अजीब हाल है इस देश में। 300 रुपया जैसे ही कोई अमाउंट है जो मोटरसाइकिल में तेल के लिए मिलता है। अब वो कहते हैं कि भाई साहब 300 रुपया से मैं कितने बार चक्कर लगा सकता हूं? एक बार भी अगर चक्कर पे निकल गया तो वो सब 300 रुपया खर्च हो जाएगा। तब क्या करिएगा? खाना पूर्ति हो रही है। योगी जी की सरकार जब आई थी उसके बाद मैंने एक मुद्दा उठाया था ऐसे ही मंच पर, पोषण भत्ता मिलता था। वो पोषण भत्ता ऐसा था कि जिसको सुन के आदमी डूब मरे। मैं आभारी हूं, मैंने जब इस मुद्दे को उठाया ऐसे ही मंच पर, तो उसके कुछ ही दिनों बाद सरकार ने उसमें एक सम्मानजनक वृद्धि की। मैंने कहा था इसमें 2 समोसे और 1 चाय भी नहीं आएगी। इस पोषण भत्ते से सिपाही गामा पहलवान बनेगा? ये सवाल है। और इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न है जो आज मैं उठाना चाहता हूं। मेरे सिपाही के, होमगार्ड के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के प्रति मानवीय गरिमा वाला व्यवहार, मानव के प्रति जो न्यूनतम सम्मान होना चाहिए, क्या वो उसके भी पात्र नहीं है? आज भी राजेश बाबू, ओपी सागर भी हमारे साथ आ गए हैं, डीआईजी रहे उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनका भी स्वागत है। सागर साहब, राजेश जी, आज भी ऐसे ऐसे कप्तान आईजी डीआईजी हैं उत्तर प्रदेश में जो अपना जूता भी सिपाही से बंधवाते हैं। मैंने देखा है, इसलिए कहीं सुनी बात पर भरोसा नहीं करता। यह व्यवहार मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। आज के दिन इस पर भी फैसला होना चाहिए, इसलिए मैं बहस लेके आया हूं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, जितने मसले मैंने उठाए, मुझे नहीं लगता इन मसलों से कोई इनकार कर सकता है कि ये मसले, इन मसलों से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और मसला है पुलिस के सामने। जिस पुलिस में
95% जो बल है, हो सकता है और ज्यादा ही हो परसेंटेज, वो सिपाही, होमगार्ड, दरोगा और इंस्पेक्टर का ही है। ऊपर वाले तो बहुत मुट्ठी के हैं। 95% जो वर्क फोर्स है पुलिस का, वो इन परिस्थितियों से जूझ रहा है। और हम पुलिस स्मृति दिवस पर एक दिन उसको नमस्ते करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। पांडे जी। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो आपके सवाल हैं वो बेसिकली हमारी पार्टी के जो सबसे बड़े चिंतक थे दीनदयाल जी, वो बार बार पुलिस सुधार में इन्हीं मसलों को उठाते थे जी। कि जो औपनिवेशिक काल में पुलिस प्रशासन का ढांचा हमारा बना था, उसमें जाहिर सी बात है कि आप वो आईपीएस या डिप्टी एसपी कहलाते हैं, ये सारे लोग अंग्रेज होते थे। तो आप भी जिक्र किए ही हैं कि उनके जो रहन सहन है, उनके जो हवेलियां टाइप घर हैं, वो उनका और थाने के नीचे सारे भारतीय होते थे। तो उनके संबोधन, उनके प्रोटोकॉल आज भी दुर्भाग्य से वैसे ही हैं। और ये भी बड़ा आश्चर्य है कि एक सर्वहारा या अंत्योदय वर्ग का गरीब आदमी सिपाही भर्ती हो जाता है, तो वो हमारे समाज के हाशिए के लोग, दलित पीड़ित गांव गरीब के प्रति व्यवहार ऐसा करने लगता है, तो उस ट्रेनिंग प्रक्रिया में भी दोष है। लेकिन आपने जिन सुविधाओं की बात की है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आपके विचारधारा सवालों का स्वागत करती है, आदरणीय योगी जी सिपाही के प्रति संवेदनशील है। पुलिस लाइन में वो हमेशा जो सामान्य साधारण सिपाही है उसके आवास और बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान देते हैं। दुर्भाग्य से कोरोना त्रासदी में वित्तीय समस्याएं हमारे पास बहुत हैं। जो भर्ती प्रक्रिया थी वो भी, अभी मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण, न्यायिक हस्तक्षेप के कारण विलंबित होती थी। तो हमारे पास पुलिस बल भी कम है। राज्य के राजस्व के हालत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य जरूर है। हम एक आदर्श पुलिस बल बनाना चाहते हैं जो राजनीतिक संरक्षण से मुक्त रहे और नागरिक मित्र रहे। वो कॉलोनियल या पुलिस स्टेट वाली पुलिस से मुक्ति चाहते हैं, और उस दिशा में आदरणीय योगी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है पांडे जी, आपके मुंह में घी शक्कर हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं आरडी पाठक जी के पास चलूं, उससे पहले अभी एक संदेश मेरे पास आया डिजिटल मीडिया पर। एक व्यक्ति ने कहा मुझसे अभी अभी कि मैं एक माननीय विधायक का गनर हूं, नाम नहीं खोलूंगा विधायक का। बोले अमिताभ जी, मानवीय व्यवहार तो छोड़ दो, वो अपनी भैंस की सानी पानी भी मुझे से कराते हैं, चारा भी कटवाते हैं। आपने क्या बना के रख दिया पुलिस को? चारण, दास, गुलाम। ये अंग्रेज है, अंग्रेज शासन है क्या? ये जिले इलाही है क्या कप्तान और विधायक? मानवीय गरिमा को आपने तिलांजलि दे दी। यह अपमानजनक व्यवहार है। मेरे सामने एक कप्तान ने ऐसी धृष्टता की थी, मैंने 15 मिनट उनकी निंदा की, उन्हीं के साथ घर बैठकर। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? आप एक 6 फुट के जवान आदमी से जूता बंधवा रहे हो। बाद में उन्होंने माफी मांगी। लेकिन मैं एक के लिए कर सकता हूं, शासन सबके लिए नियम बना सकता है कि जो ऐसा करेगा उसको उठा के जेल भेज देंगे। हमने छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन ये वैचारिक छुआछूत, इसको कहां ले जाएंगे? आरडी पाठक, मसला है 95% पुलिस फोर्स का। मेरी चिंता कप्तान से ऊपर, कप्तान और कप्तान से ऊपर के लोग नहीं, वो अपनी चिंता खूब अच्छे से करना जानते हैं। मेरी चिंता में ये लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का 95% हिस्सा है। इनके लिए मानवीय सुविधाएं और मानवीय सम्मान आज तक, इतने वर्ष आजादी के हो गए, अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? पाठक जी। मैं 2009 से इस संबंध में काफी प्रयास कर रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश में आईपीएस और पीपीएस जो हैं वो अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को अपना गुलाम समझते हैं, और 2002 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमोशन नहीं हुआ। आज सिपाहियों का जो है वो प्रमोशन काल से रुका हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। सिपाही भर्ती होता है, सिपाही घर चला जाता है, और सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, सब इंस्पेक्टर ही घर चला जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हर पुलिस लाइन में 10 साल से, जब से वो बिल्डिंग बनी है तब से आज तक कभी मरम्मत नहीं हुई। लेकिन जो मरम्मत का पैसा
सरकार भेजती है वो कप्तान साहब के बंगले की और सीओ साहब के और एडिशनल एसपी के बंगले की मरम्मत होती रहती है। आज उत्तर प्रदेश में केवल एक आईजी हुआ करता था, आज इतने आईजी हो गए कि हद से ज्यादा। लेकिन अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का पद नहीं बढ़ा। अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को अपने नौकरी के दौरान 5 रैंक के प्रमोशन की मांग हम 2009 से कर रहे हैं। अगर सिपाही 5 रैंक प्रमोशन पाएगा, अपने रिटायर होने तक डिप्टी एसपी पद पर जाएगा, तो उसका भी आचार विचार व्यवहार सब बदलेगा। आज सिपाही दुर्व्यवहार क्यों करता है जनता से? क्योंकि वो इतना है परेशान हो जाता है कि उसके काम के घंटे निर्धारित नहीं है। जब चाहो तब उसको ड्यूटी पर बुला लो, आया तुरंत सोने के लिए तुरंत उसको भागना पड़ता है। यही हाल थानाध्यक्ष के पद का है। 1861 से लेकर आज तक कभी थानाध्यक्ष सोया नहीं है। आज आपकी पीड़ा जिस तरीके से आपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए व्यक्त किया है, इसके लिए मैं आपकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद पाठक जी, आएंगे दोबारा आपके पास, आएंगे जी, ठीक है पाठक जी, आएंगे दोबारा में आएंगे। मेरे पास 2 पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। सागर साहब, आप लोगों से मुझे एक बड़ी शिकायत है। आपने अपने ही परिवार के जो आपसे पद में ही छोटे हैं, बाकी जैसे 2 हाथ पैर आपके वैसे उनके, और हो सकता है वो लोग आपसे ज्यादा भी बहादुरी कभी दिखाए हो, क्योंकि बड़े अधिकारियों को बहादुरी दिखाने का मौका भी कम मिलता है और फिर वो बहादुरी दिखाने का जोखिम भी कम लेते हैं। वो कहते हैं मैं मॉनिटरिंग पे हूं कोठी से, कॉफी के साथ मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। ठीक, तो ये भी ट्रेंड है। आप लोग से, राजेश राय जी और आप दोनों के वर्ग से मुझे लंबे समय से शिकायत रही कि आप लोगों ने सिपाही के, होमगार्ड के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार के प्रति कुछ भी चिंता नहीं की। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, 99% आला अधिकारियों का हाल यही है। सागर साहब। अमिताभ जी, आपने सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना जो है जो प्रासंगिक विषय चयनित किया है। और आज पुलिस स्मृति दिवस पर आज बड़े भाई राजेश राय जी को भी आपने आमंत्रित किया हुआ है। इत्तेफाक से आपने चयन गलत कर दिया। हम दोनों अधिकारी जो हैं वो ऐसे थे कि सिपाही से लेके और ऊपर तक, बल्कि होमगार्ड और चौकीदार तक को जो है बड़े प्यार से रखते थे, प्यार से बात करते थे, उनकी बात सुनते और साथ जाते थे। ये व्यक्ति का मसला नहीं, संवर्ग का मसला है। हम लोग सवाल संवर्ग का है, ओपी सागर या राजेश राय हर चीज मैं खोल के बताऊंगा आज आपको। और बहुत, अब तो मैं मुखर भी हो गया हूँ रिटायर होने के बाद में, और बिल्कुल वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा। देखिए, सिपाही ऐसा नहीं है, परिवार का सदस्य है और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो 50 जगह दबिश में गया हूँ, सिपाही आगे खड़ा हो जाता है अगर गोली चलती है कि नहीं पहले मेरी जान जाएगी। इतने वफादार सिपाही हमारे साथ रहे हैं। और आज रिटायर हो गए, 5 साल हो गया मुझे, आज भी जो मिलता है बड़े सम्मान से वो जो है मिलता है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र के बाद में लोग पीछे मुंह कर लेते हैं कि सलाम ना करना पड़े, तो वो बात है। लेकिन हुआ ये इसीलिए है कि इतना गिरावट हुई है। हमने, ऐसा नहीं, सुधार के बारे में हर गवर्नमेंट ने सोचा है, बहुत सारा पैसा भी दिया, मॉडर्नाइजेशन में बहुत पैसा मिला। और देखिए, कार्य के घंटे निर्धारित करने के लिए भी कार्रवाई हुई। 24 घंटे की जगह 8 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट हो। ठीक, फोर्स बढ़ाया नहीं, लेकिन कैसे लागू हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी अलग। लेकिन इसके बावजूद, अरे रुको भाई पाठक साहब, बीच में नहीं बोलो, हमारी बहस का एक तरीका है, उसे चलने दीजिए। मैं राजेश राय जी के पास आऊंगा। सागर साहब ने जितनी बातें कही वो यहां जो सवाल है उनसे मैच नहीं कर रही। व्यक्तियों का मसला नहीं, राजेश राय के हृदय में करुणा है, सिपाही के लिए ओपी सागर के हृदय में करुणा है, इससे व्यवस्था नहीं बदल रही। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने कप्तानों को जूते बंधवाते देखा, मैंने आईजी डीआईजी की पत्नियों का झोला उठाए पुलिस को चलते देखा, मैंने विधायकों की सुर्ती बनाते पुलिस को देखा, मैंने कप्तानों के कुत्ते घुमाते हुए पुलिस को देखा। मैं भाषण पर कैसे यकीन कर लूंगा? किस बड़े अधिकारी ने अपने मुंह में जमे हुए दही को तोड़ा? उसके लिए अमिताभ अग्निहोत्री आए थे कि 15 रुपए में पोषण कैसे हो जाएगा, बताओ। आप लोगों को चिंता नहीं हुई? आपने कहा मेरा तो पोषण हो ही रहा है, मरे सिपाही। राजेश राय जी, मसला व्यक्तिगत नहीं है, इसमें सफाई भी व्यक्तिगत नहीं, संवर्ग का मसला है। जो प्रभुवर्ग है पुलिस का, वो पुलिस की 95% वर्क फोर्स को
अपना निजी दास, निजी नौकर समझने की मानसिकता क्यों रखता है? नहीं, मैं आपकी बातें जो है, आपका जो दर्द है मैं समझता हूँ, आपका दर्द बहुत उचित है। और मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीजों की जो बातें हैं इसको दूर भी करना चाहिए। और आपका जो विचार है उस विचार में, और जो सागर साहब कह रहे थे उसमें, मैं जो है इसमें थोड़ा सा बात आपसे कहूंगा कि आपका जो विचार है उसके विचार से 90-95% जो अधिकारी हैं वो दुष्ट हैं, ये आपकी विचारधारा है। और केवल 2-4% जो लोग हैं वो लोग सही हैं। मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूं। जैसे 95% चलो फोर्स परसेंट में बदल लो, कम से कम चलो 80% बदल लो भैया। जो फोर्स है वो सही है, होगा तो 10-20% गलत होगा। उसी तरीके से जो आपकी ये धारणा बनी हुई है कि आईपीएस माने, आईजी, डीआईजी माने ये सब के सब खराब हैं, ये सब के सब दुष्ट हैं, ये लोग जो है वो उत्पीड़क हैं, ये सारे सिपाहियों का, सारे दरोगाओं के से जूते बंधवाते हैं, इनसे ज्यादा कोई अमानवीय नहीं है। पहले तो अमिताभ जी, पहले अपनी इस धारणा को बदलिए कि 95%, मैं ये कह रहा हूं कि 80-90% अधिकारी उस तरह के नहीं है जैसा आपकी धारणा उनके बारे में। मैंने कई डिबेट्स में इस बात को महसूस किया। तो पहले अपनी धारणा अधिकारियों के बारे में इतना दुर्दांत मत बनाइए जो अधिकारी हैं डिप्टी एसपी और उसके ऊपर वाले, कि वो अधिकारी बहुत दुष्ट हैं। उनके मन में हम भी अधिकारी रहे हैं, बड़ा हमारे मन में वाकई, जैसे भी सागर साहब ने कहा, अच्छी बात है। और मैं केवल अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने जैसे तमाम अधिकारियों की बात कर रहा हूं जिनके मन में अपने जो साथी हैं उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत आदर है। आपने एक आध किसी को जूता बांधते देख लिया, उसी के आधार पे आपने पूरे कैडर को, पूरे पीपीएस को और आईपीएस को, सबको आपने उसको एक, जिसे कहते हैं ना, बट्टे खाते में डाल दिया। तो पहले ये धारणा अपनी बदलिए, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। आपकी बात सही है, ठीक है राज बाबू, बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात की कुछ लोगों ने जूते भी बंधवाए। आपकी बात ये भी सही है कि कुछ लोग जो है वो गनर तो ठीक है राज बाबू, मतलब गनर तो जिसके पास गनर रहता है वो गनर किस लिए प्रयोग कर रहा है, वो खाली इसलिए प्रयोग कर रहा है कि जब ट्रेन में चढ़े नेताजी या जो है कोई जो जिसको भी मिली हुई है सिक्योरिटी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे नेता हो, कोई भी हो, वो आगे बढ़ के ये कहे कि हटिए फला आ रहे हैं। वो हटिए फला के लिए वो उनको कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, वो अपने सम्मान की चिंता की हटो ये फला साहब आ रहे हैं जी। ठीक है राज भाई, ठीक है आगे मुझे क्षमा कीजिएगा, आज मैं जो है कई बार कई उसमें मैं एक बात कहता, ठीक है राजेश बाबू, आपकी बात सिर्फ थे, कई डिबेट्स में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके जो मन में ये धारणा बनी हुई है, अरे भाई डिप्टी एसपी से ऊपर वाला सब बदमाश है, 95%। इसको बदलिए पहले अपनी सोच। आपकी बात सिर माथे, ठीक, मेरी कोई सोच नहीं होती। मेरी सोच तो उतनी होती जो कबीर ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। फिर आपने अरे रुक जाओ भाई, आपने सबको नहीं देखा, रुक जाओ ना, आपने केवल आप चावल ढूंढ रहे हैं कि हमने आप चावल एक देख बात लिया, बताइए, पूरी हाड़ी देख ली। ठीक भाई, रुको भाई, राजेश राज को रुकना होगा, ठीक है राजेश राज जी को रुकना होगा। मसला ये है, आप ओंकार जी, जब आप किसी समस्या पर बात करेंगे तो सैंपल सर्वे ही होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं एक चावल निकाल के देखना। पूरी हांडी तो पलटेंगे नहीं एक चावल की, सैंपल सर्वे ही होता है हर समस्या के लिए। मैंने आंखों से सैंपल सर्वे देखा, नेता मंत्रियों से मेरा रोज का साबका, उनके यहां सिक्योरिटी वालों की दुर्दशा मैंने देखी, अधिकारी भी मित्र हैं, उनके यहां की परिस्थितियां भी देखी, और नोएडा में रहता हूं, यहां जमाने भर के अधिकारियों के बंगले हैं, कोठियां हैं, बाल बच्चे रह रहे हैं। सेक्टर 18, 58 और 20 के थानेदार क्राइम पर ध्यान तब दें जब उनकी शॉपिंग से मुक्ति पाए। एक्स गए, वाई का परिवार आया, वाई गए तो जेड आया, वो यही करते घूम रहे दिन भर, और खुद बच गए, दरोगा को लगाना पड़ेगा। किसी को स्टेशन छोड़ने जा रहे, किसी को एयरपोर्ट। ये शासकीय सेवा है क्या उनका नाथ जी? ये मानवीय व्यवहार है क्या? सबसे पहले तो अमिताभ जी, स्मृति दिवस पर उन 292 शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं, जो 21 अक्टूबर 1959 को लेह लद्दाख में शहीद हो गए थे, चीनी दल के उसमें फंसकर। जी, उसमें 5 उत्तर प्रदेश के भी थे। सुबोध कुमार सिंह बुलंदशहर से थे, सुरेश प्रताप सिंह गाजीपुर से थे, हरेंद्र सिंह और ब्रिजपाल जो थे वो संभल से थे, और हर्ष चौधरी
अमरोहा से थे। जी जहां तक आपने बात की वेलफेयर की पुलिस के, ये बहुत अच्छी बात आपने स्टार्ट की है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो स्मृति दिवस पर भाषण दिया, लगा जैसे एसपी क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। हमने इतने अपराधी पकड़े, इतने मार दिए, इतने घायल हो गए, इतने शहीदों को हमने इतना रुपया दे दिया। वर्षों से ये चला आया है कि कोई भी मुख्यमंत्री जब स्मृति दिवस पे आता है तो पुलिस वेलफेयर की कुछ न कुछ घोषणा करता है। मुख्यमंत्री जी ने वो नहीं किया, मुझे तकलीफ हुई। 2.25 लाख सिपाही लगभग आपके समझिए कि फोर्स जो है वो जिला पुलिस की और पीएससी की है। अब कुल 66,000 मकान है जो आप वेलफेयर की बात कर रहे हैं। 14,500 महिला कांस्टेबल हैं, 1427 थाने हैं। ये महिला कांस्टेबल कहाँ कहाँ काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, और कितनी आज की समस्या है। आज के युग में ऐसे कानून बन गए हैं कि बिना महिला पुलिस के काम होना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं। चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, हर जगह महिला पुलिस की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33% का आरक्षण जो है महिला पुलिस के लिए किया हुआ है कि 33% पुलिस की भर्ती की जाए। यूपी गवर्नमेंट ने 20% किया है, कुल 9% अब तक हो पाए। तो सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए जो सिपाही भर्ती होता है उसकी ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग जो होती थी 1 साल की ट्रेनिंग होती, 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थानों में कराई जाती, तब तैनाती होती थी। आज सरकार ने 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी। और ट्रेनिंग कैसे होती है? 40,000 की भर्ती हो गई, आपके पास 7,500 की कैपेसिटी है ट्रेनिंग करने की, आप बहुत भर देंगे, उसमें 10,000 भर देंगे। बाकी की ट्रेनिंग जो है पुलिस लाइन में आरआई कराता है। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंचार्ज डीआईजी, आईजी और एडिशनल डीजी है। मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज एडिशनल डीजी हैं। वहां जो ट्रेनिंग होगी और जो आरआई ट्रेनिंग कराएगा पुलिस लाइन में, कितनी फर्क पड़ेगी आप अंदाज कीजिए। 6 महीने की ट्रेनिंग वाले में भी आरआई क्या करता है, जब थाने में सिपाही कम हो जाते हैं तो वर्दी बना के उनको भेज देता है। जो लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था उसमें ऐसा ही एक ट्रेनिंग का सिपाही वहां मौजूद था, जिसने क्या कहते हैं रात में उसको ट्रेनिंग, उसको कुछ दिनों के लिए वहां तैनात कर दिया गया था। ट्रेनिंग से भी मिस हुआ और ये कांड हो गया जो होना था। तो अगर सरकार अपनी फोर्स को कायदे से नहीं रखेगी, कायदे से उनकी ट्रेनिंग नहीं कराएगी, कायदे से उनका क्या कहते हैं जो ज्ञान नहीं बढ़ाएगी, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट की ट्रेनिंग नहीं बताएगी, पुलिस रेगुलेशन एक्ट नहीं दिखाएगी, तो कैसे कर पाएंगे आप अंदाज बताइए। जी बिल्कुल ठीक और बात। फिर उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि पुलिस की शिकायत। मैं कपिल श्रीवास्तव को भी बहस में ले आऊं और एक बात और कहूंगा अपने मित्रों से। आज से करीब 1.5 साल पहले मैं दूसरे मंच पर आता था, इसी समय मैंने एक दिन विषय उठाया, वो याद आया मुझे ओंकार भाई ने जब महिला कर्मियों की बात कही पुलिस की। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हर थाने में महिला पुलिस है नहीं है वो छोड़ो, महिला फरियादी तो आती है, उनके लिए महिलाओं के लिए पृथक बाथरूम है क्या? सर्वे कराया, निकला नहीं, इक्का दुक्का कहीं है। मैंने मुहिम चलाई कि बाथरूम बनाओ महिला के लिए। इसके लिए मुझे मुहिम चलाने की जरूरत पड़ी। देश तो 1947 में आजाद हो गया था और सारे लोग करुणावतार थे। सिपाही के लिए सबके दिल में आदर था। सारी सरकारें करुणा की से भरी हुई थी, आप्लावित थी, महिला सम्मान की चिंता थी। लेकिन यह विचार किसी को नहीं आया कि महिला के लिए एक बाथरूम भी थाने में होना चाहिए। कपिल जी, बस इसलिए बात तीखी हो जाती है जो बात मेरे दोस्त राजेश बाबू कह रहे हैं। क्योंकि मैं जब जमीन पर देखता हूं जाकर ना, तो मुझे टीवी डिबेट जैसा कुछ नहीं दिखता वहां, इसलिए मेरे साथ तलखी बढ़ती है। कपिल जी। जी अमिताभ जी, सपा प्रवक्ता से अलग मैं एक अधिवक्ता भी हूं और हमारे न्यायालय में हमारे पुलिस कर्मियों से रोज 2-4 हम लोग होते हैं और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना है जी, उससे जो वो आहत होते हैं उससे हम लोग भी मर्माहत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग साथ बैठते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को भी समझते हैं। और आज स्मृति दिवस के अवसर पर आपने जो टॉपिक उठाया है इतना हृदय स्पर्शी है
कि वास्तविकता में जो एक वेदना झेल रहा है पुलिस समाज, और इसके लिए समूची व्यवस्था को मैं दोषित मानता हूं। क्योंकि देश तो हमारा 1947 को आजाद हो गया, लेकिन पुलिस एक्ट वही 1861 वाला चला आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हमारी सुरक्षा करती है, कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि उस तरीके का जो ख्याल एक पुलिसिंग पे होनी चाहिए थी, चाहे उनके प्रशिक्षण में, चाहे उनके वेलफेयर में, चाहे उनके मकानात में, चाहे उनके ऑफिसेज और कार्यालय में, समुचित रूप से कोई भी सरकार नहीं कर सकी। मैं इस बात से बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूं। और इसके लिए सिर्फ दोषी ना तो सरकार है, ना इसके लिए सिर्फ दोषी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, और खैर जो नीचे के हैं वो तो पीछे जाते हैं और पीछे जा रहे हैं 1861 से। अमिताभ जी, दुर्भाग्य ये है कि जिस अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया, उन्होंने इस तरह के एक्ट को अपने इंग्लैंड में लागू नहीं किया है। वहां पे पुलिसिंग की व्यवस्था भारतीय पुलिसिंग से एकदम अलग है, मालूम है। चाहे वो पुलिस के वेलफेयर से जुड़ी हुई हो, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हो, उनके मानवीय संवेदनाओं और उनकी चिकित्सा से जुड़ी हुई हो, और चाहे अन्वेषण से जुड़ी हुई हो, लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई जी, क्योंकि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक बात है, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने बिल्कुल एक ब्रेक लेना है, बिल्कुल एक ब्रेक लेना है। राजेश बाबू के लिए एक बात कह के ब्रेक पर जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्र हैं, फरवरी 2018 में मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक शीर्षस्थ अधिकारी से कहा कि थानों में महिला शौचालय बनवाओ। उन्होंने वो सब कहानी बताई, फंड का ये है और बजट आवंटन प्रक्रिया जाने क्या क्या, वो उतना तो मुझे समझा नहीं। मैंने कहा आप लीड करने को तैयार हो, राजेश जी सुन लीजिएगा, मैंने कहा आप लीड करने को तैयार हो, मैं मदद कर देता हूं। पूरे प्रदेश में न सही 10, 20, 25 जिलों में मैं 2, 3, 4 उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जन्मे बड़े कारपोरेट हाउसेस को बीच में डाल देता हूं, वो बनवा देंगे। आप लीड तो करो, जगह तो दो। वो भी मटरियादी बात। तकलीफ यहां से शुरू होती है दोस्त। इसमें कोई गुनाह कर दिया था मैंने कहा मैं फंड उपलब्ध करा दूंगा पुलिस को, आप खड़े तो हो। उनको फाइल खेलने में रुचि थी। मसला यहां खड़ा होता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे। तो तकलीफ यह है कि पुलिस की तस्वीर नहीं बदलती है, और बात आज पुलिस की बदलनी है तस्वीर, इस पर हो रही है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। एक प्रस्ताव अभी घूम रहा है, आरडी पाठक, इसी पर बात करेंगे इस सेकंड राउंड में, जरा सुन लीजिए धैर्य से। एक प्रस्ताव अभी शासन में घूम रहा है, शासन उस पर थोड़ा बोलने से भी बच रहा है कि इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के जितने कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, यानी 95% हिस्सा पूरे वर्कफोर्स का, उनकी जिस भी जिले में दुकान मकान है वहां उनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, पूरी सर्विस। मुझे उसकी किसी ने कुछ प्रतिलिपि भेजी। मैंने कहा नियम अगर इतना ही पवित्र है तो ये नियम कलेक्टर और कप्तानों पर भी लागू कर दीजिए, आईएएस आईपीएस पर। पाठक जी, मेरा दावा है आईएएस आईपीएस पर यह नियम लागू कर दो, जहां दुकान मकान होगी वहां पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तो नोएडा और लखनऊ दोनों में एक भी आईएएस आईपीएस मिलना मुश्किल हो जाएगा। पाठक जी, सिपाही को तो आप रोक देंगे। जी, मैं रामेंद्र जो पाठक उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि जो पुलिस विभाग में सिपाही के ऊपर कानून लागू हो वही सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। आज बॉर्डर की स्कीम खत्म होनी चाहिए। आज पहला बार मुख्यमंत्री जी स्मृति दिवस पर कोई चीज घोषणा नहीं किए, इसकी तो निंदा होनी चाहिए। स्मृति दिवस पर पूरे पुलिस विभाग में रोष है, और मैं अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के रोष को आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं कि आईपीएस पीपीएस जो माननीय आईजी साहब हमारे बैठे हुए हैं, जो उनका ठीक है नेतृत्व करते हैं, उनसे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितना शोषण इस पद से किया जाता है, चाहे वो कहीं भी तैनात हो,
आज जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके घर भी फॉलोअर पुलिस लगा हुआ है। आज जो आईजी या डीजीपी हैं उनके घर 30-30 फॉलोअर लगे हुए हैं और किसी फॉलोअर की हाजिरी कहीं नहीं होती है। आज चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का जो है पुलिस की एसोसिएशन है, वो अगर टिप्पणी करेंगे तो मुझे नहीं पसंद है। अगर आप कहें तो मैं नमस्ते करूंगा। ठीक है पाठक जी, ठीक है राज भाई, अरे नहीं करेंगे कि सबके बारे में वो बात करें। जयप्रकाश जी, वो हो सकता है। ठीक है जयप्रकाश जी, एक नियम बनने की प्रक्रिया में है, उस पर एक एडीजी का पत्र आया था मेरे पास, कॉपी उसकी, कि जिस भी थानेदार से लेकर सिपाही तक जिस भी व्यक्ति की जिस जिले में अचल संपत्ति होगी, मकान या दुकान, उसको वहां कभी पोस्टिंग नहीं देंगे, क्योंकि बेईमानी कर सकता है। मेरा विनम्र सुझाव है आपसे, विनती है, ये परम पवित्र नियम आईएएस और आईपीएस पर भी लागू कर दीजिए। पांडे जी, इसमें तो कोई गलत बात नहीं कह रहा, न्याय की बात कह रहा हूं। जयप्रकाश जी हाँ या ना? ये तो स्वाभाविक है, चूंकि अगर कोई भी नियमावली बनती है जी तो नहीं, इससे मैं सहमत हूं सैद्धांतिक रूप से। अब व्यवहारिक स्तर पे इसके कार्यान्वयन में अगर कोई तकनीकी वैधानिक बाधा आएगी तो शासन अपने ढंग से करेगा। एक शब्द आपने बड़ा अच्छा बोला है कि आप आखिन देखी बात करते हैं, वो कागज लेखी करते हैं। दुर्भाग्य से इस देश में केवल आईपीएस जो फील्ड में है वो भी पसीना बहाते हैं, लेकिन सचिवालय में भी एक बहुत बड़ा काकस है। जो जितनी भी आखिन देखी रिपोर्ट जाती है वो कागज लेखी लोग दबा के रख देते हैं, सरकार चाहे जिसकी आए। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक नेतृत्व पुलिस को जितना स्वायत्तता दे सकता है, कार्यकुशलता उनमें पैदा कर सकता है, वो हमारा नेतृत्व कर रहा। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इसी के पहले की सरकार में विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 4-4, 6-6 गनर लेके चल रहे थे और पुलिस को एक तरह से एक राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा पैदा करी जा रही थी, न कि भारत के, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के प्रति, न संविधान के प्रति। तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ खामियां हैं, कुछ पुलिस वालों के वजह से हमारा जो है सर भी शर्म से झुक जाता है, चाहे पट्टीदार हो या अभी बलिया वाला कांड हो, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रयास और तेजी से करिए। निश्चित रूप पांडे से जी, हमारी उचित नहीं राय है जो यही होगी, IPS को प्रयासों VIP की बनाए गति और बढ़नी हमारे चाहिए, निचले कर्मचारी प्रयासों हैं, की उनके गति लिए बढ़नी चाहिए, ताकि अगले साल जब हम इस दिवस पर बात करें तो तस्वीर में बड़ा बदलाव दिखना चाहिए। राजेश भाई, वही सवाल, एक उत्तर प्रदेश के एक एडीजी ने एक पत्र लिखा अपने अधीन आने वाले सारे कप्तानों को, और उन्होंने उसमें यह कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिपाही से लेकर थानेदार तक बेईमानी कर रहे हैं जिन जिलों में उनकी अचल संपत्ति है वहां, तो ऐसों को वहां पोस्टिंग लगी है। मैं जब ये बात आई तो मैंने इसकी पड़ताल कराई तो डीजीपी ऑफिस से लेकर सब लोग खामोश हो गए, बोले बड़ा बवाल का विषय है, इस पे काहे को बुलवाओगे। ठीक, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर ये नियम अच्छा है तो बेईमानी तो आईपीएस भी कर सकता है, जहां उसका इंटरेस्ट होगा, मकान होगा, कोठी होगी, फार्म हाउस होगा, बंगला होगा, मॉल होगा, मॉल में फूड कोर्ट लिया होगा, अपने नाम से नहीं साले के नाम से। अरे सिपाही तो 2 ही कमरे का मकान लिया होगा कहीं, वो तो लिए हैं कोठी, फार्म हाउस, वो पोस्टिंग पाएंगे, सिपाही नहीं पाएगा। राजेश बाबू, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। ये प्रकरण मेरे सामने भी आया था और मैं समझता हूं, मैंने इसके बारे में एक किसी चैनल पे मैंने अपनी इस बात के लिए बाइट भी दिया था। ये एडीजी, मैं बता रहा हूँ, एडीजी इलाहाबाद का जो है प्रयागराज का ये आदेश उन्होंने किया इस तरह का। और एडीजी प्रयागराज ने कैसे इस तरह का आदेश कर दिया, जबकि ये जो है पॉलिसी डिसीजन है। ये पॉलिसी डिसीजन पुलिस मुख्यालय, डीजीपी हेडक्वार्टर ले सकता है, पुलिस मुख्यालय ले सकता है, वहां पर पॉलिसी निर्णय बन सकता है, आईजी एडीजी स्थापना इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। अभी तो ये जो बॉर्डर की बात अभी पाठक जी ने कही, मैं इस बात से सहमत हुई कि जो सिपाही और दरोगा, उसको ये कहा जाए कि अपने जिले के बगल के बॉर्डर में नहीं रह सकता। अगर वो जौनपुर का रहने वाला है तो उसकी पोस्टिंग मेरठ और सहारनपुर होगी। क्यों होगी? क्यों नहीं अपने घर के बगल में रह सकता है? मैं तो उस बॉर्डर स्कीम की हम लोगों ने खिलाफत की और एक बीच में ऐसा वक्त आया कि उस बॉर्डर स्कीम को खत्म कराया गया। अब उसमें यह कहना कि एक जोन में जिसका घर कहीं बना हुआ हो, अब ये तो मैं समझता हूं कि शायद ये हुक्म जन्नाती है जिसका कोई तुक नहीं है और इसका बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता। बिल्कुल। ओपी सागर साहब, बुनियादी बात पूरे विश्व भर में एक ही सिद्धांत है, थंब रूल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो ये, आदमी अगर प्रकृति से बेईमान है तो गंगा के किनारे बैठा दो, लहरें गिन के पैसा कमा लेगा। ठीक, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
और आदमी प्रकृति से बेईमान नहीं है तो बॉर्डर पर रहे, बॉर्डर के पास रहे, घर के पास तैनाती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए उस सिपाही की मानसिक यंत्रणा को सोचिए, उस दरोगा की, जिसके बाप बीमार है वो जा नहीं सकता, जिसकी पत्नी गर्भवती है वो उनकी देखरेख में नहीं जा सकता, जिसके बच्चे का जन्मदिन है वो जा नहीं सकता। क्यों भाई? बिल्कुल आप ये काला पानी की सजा है क्या नौकरी? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। मैं आपको इसकी बात जैसा कि राजेश राय साहब कह रहे थे, देखिए एक बार जब ये इसके डिस्कशन हो रहा था होम डिपार्टमेंट में, मैं भी था जी, डीजीपी साहब और होम सेक्रेटरी साहब दोनों ही बैठे हुए थे। मैंने कहा सर ये बॉर्डर स्कीम ख़त्म कर दी है, ये इससे गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, वहाँ सिपाहियों में बड़ा असंतोष है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि देखिए बराबर में मध्य प्रदेश है, वहाँ अपने थाने में, राजस्थान में अपने थाने में सिपाही तैनात होता है। पहले जानते नहीं हो, सिपाही का बड़ा रुतबा होता है, वो बहुत ज़्यादा गलत काम करा सकता है वहाँ अपने क्षेत्र में। मैंने कहा गलत काम कैसे करेगा? जो मिलने आ रहा है वो ताऊ है, चाचा है, कोई कुछ है, पैसा भी नहीं देगा और उससे बदतमीजी भी नहीं करेगा। आप करके तो देखिए। आपने बॉर्डर स्कीम कर दी कि साहब फला वर्ग के सिपाही जो है बड़ा बदमाश है, इन्हें पश्चिम से पूरा भेज दो 700 किलोमीटर। अरे भाई कहते हैं सिपाही का क्या, आप उसका रहने को मकान नहीं देते हैं, आप उसके लिए जो है कुछ नहीं। जब एक बार बहुत चिंतन हुई और पुलिस वीक में एक चिंतन के लिए 2-3 सेमिनार होते हैं, उसमें चिंतन हुई। नवनीत सिकेरा जी ने, जो पांडे जी कह रहे थे कि 5 कम से कम बोलना चाहिए, नहीं 3 उसका कि एक सिपाही भर्ती होगा, कम से कम सब इंस्पेक्टर रिटायर हो। उन्होंने बाकायदा उसका पीपीटी बनाया, उसको सबको प्रेजेंट किया, मैं भी उसमें मौजूद था। और उसके बाद वो वही बस्ता खामोशी, वो तो फाइल दब गई, उस पर तो धूल जम गई होगी। मैं समझ इसी गया। तरह वहाँ की सिपाही बैरक में रहता है। कभी सोचा कि उसके घर का कहते हैं उसका पिता मिलने आए तो सिपाही कहाँ बिठाएगा उसे? एक डीजीपी साहब ने, रंजन द्विवेदी साहब थे, उन्होंने पीएससी में भी उस तरह की व्यवस्था की कि गेस्ट हाउस सिपाही के लिए भी हो और नॉन गेस्टेड के लिए भी हो। बहुत बढ़िया। मैं भी एक जगह कमांडेंट था उस समय, मैंने कराई भी व्यवस्था। बड़ा अच्छा कदम उठाया साहब जी, बिल्कुल ठीक बात है। बस ये बहुत जल्दी हमें उसमें फिर इसी प्रकार से सिपाहियों के लिए ये कहा गया हर थाने में वो जो है आप ऐसा करें कि एक तो इनके बैठने की जगह होनी चाहिए, सिपाही का भी कार्यालय होना चाहिए, 2 मेज लगा दीजिए, 8 सिपाहियों की पट्टी लगा दीजिए कि भाई ये 4 सिपाही इसमें बैठा करें। एक एट ए टाइम तो हर चारों बैठेंगे नहीं, वो आएंगे, उनके पिताजी मिलने आए, रिश्तेदार मिलने आए, उनका जो है क्षेत्र का कोई आदमी मिले, सम्मानजनक तरीके से वो कुर्सी मेज पे बैठा हुआ है, उस पर जब वो बैठ के बात करेगा तो उसका हैसियत मालूम होगी। समय कम है, ठीक है, रोकेंगे, आपने बिल्कुल ठीक बात की। ओंकार जी, बड़ा देसी सवाल पूछने का मन कर रहा है, आपका अनुभव बहुत रहा हर फील्ड में, इसलिए सिपाही बेईमानी करेगा अगर, जैसा उसके ऊपर वाले सोचते हैं कि अपने जिले से 700 किलोमीटर दूर पटको क्योंकि बेईमानी कर लेगा, तो 100, 200, 500, 1000 रुपया है। और जो ये निर्णय ले रहे हैं वो बेईमानी जिस दिन कर लेंगे तो एक ही दिन में 12 न्यारा हो जाता है। गलत कह रहा हूं भैया ओंकार जी? वैसे आज जो हम लोग बहस कर रहे हैं सुधार की बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, यही सुधार का मूल विषय है। आप बताइए, आपने कह दिया सिपाही से लेकर दरोगा तक का मकान जिस जिले में होगा, दुकान नहीं होगा, वहां तैनाती नहीं देंगे। सुन लीजिए, व्हाट रविश, ये तो पहले से नियम है कि जो जिस जिले का रहने वाला वहां तैनाती नहीं होगी। अरे जिला नहीं, मकान जहां होगा। लेकिन जहां ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो बहुत से पुलिस वालों को जानता हूँ, सिपाही को और दरोगा को, जो जिस जिले में रहते हैं बगल के जिले में नौकरी कर रहे हैं। आज भी मैंने बहुत लोगों को जानता हूं मैं, जो रह रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। मेन दिक्कत देखिए क्या है कि पुलिस हमारी कैसे मजबूत हो, उनकी सुविधाएं कैसे हो, उनका जो वर्किंग आवर है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए सरकार को बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा और बहुत सीरियस होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी सरकार आती है उस समय निपटाती है कि हमारा काम निपट जाए और हमारे काम में कोई शिकायत ना पावे और काम चल जाए। इससे क्या होता है, कैडर नुकसान करता है, कैडर का बहुत नुकसान होता है। और अधिकारी भी जो होते हैं वो मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। सही बात सोचते हैं कि किसी तरह से हमारी नौकरी चलती रहे और ये सब होता रहे। ठीक बात है। इसीलिए आज इतना हो गया। जो आप सुविधा की बात कर रहे थे लेडीज कांस्टेबल के, लेडीज के लिए टॉयलेट की, मैं आपको बताता हूँ 1978 में हजरतगंज कोतवाली में, जो कि हजरतगंज में थी, लखनऊ की पॉश इलाका है और आजकल वहां पार्किंग हो गई है, उसमें जो इंस्पेक्टर का आवास था उसमें जो लाइटें थी वो चूल्हे वाली थी। रोज जमादार आके मैला साफ करता था सुबह शाम।
तो जहां और सारे लोग जानते थे ऊपर चूल्हे की लैट्रिन है, लेकिन कोई पैसा नहीं देता था कि वहां पर फ्लश लैट्रिन लगे। ठीक बात, ठीक है ओंकार जी, समय तो कम है। सरकार कपिल जब जी, serious कपिल नहीं जी, होगी तो ये सब समस्याएं बनी रहे। एक बात और भी है, जी जी मैं राजेश राय जी की बात से सहमत हूं। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, भूतपूर्व में भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। नौजवान लोग आ रहे हैं, उनमें अच्छी पीढ़ी के अच्छे लोग हैं अधिकारी। लेकिन एक अंतर बुनियादी समझना चाहिए हमको। अगर मैं हेड ऑफ द फैमिली की नजर से देखूं अपने पुलिस संवर्ग को, उस दृष्टि से देखने की कोशिश करूं, तो आईपीएस के पास एसोसिएशन है, सिपाही और दरोगा के पास एसोसिएशन का अधिकार भी नहीं है। इसलिए उसकी बात तो हम ही लोगों को उठानी होगी ना कपिल जी। उसका तो मुंह सिल दिया, तो उसकी बात कौन उठाएगा कपिल जी? बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। इसीलिए मैंने कहा कि आमूलचूल अगर परिवर्तन करना है तो हम लोग को पुराने कानून पुलिस एक्ट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था ही बहुत दूषित है। और रहते रहते नियम बनते हैं कि उनको जो है अपने जिले के बगल का जिला दे दिया जाता है और फिर उसको हटा भी लेते हैं लोग, और सारी गाज भी इन्हीं के ऊपर गिरती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो पुलिसिया सिस्टम है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और आधुनिकीकरण की पुलिस होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी कोशिश की थी, चाहे वो 100 नंबर जो डायल दिया और इनोवा जैसी गाड़ी दिया उनको, कि वो कम से कम ऐसा ना हो कि फॉर्च्यूनर का पीछा जो है वो साइकिल से करना पड़े। एशियंस राइफल्स दिए, भत्ता में भी वृद्धि की गई थी। तो जो पुलिसिंग की व्यवस्था हमारी सरकार ने बेहतर की, आज उस पर हम नहीं कहना चाहते थे पांडे जी हमेशा पुरानी सरकारों को कोसते रहे। मैं तो कह रहा हूं कि देश आजाद होने से पहले से जो कानून है पहले उसको संशोधित करना पड़ेगा, तब हमारे ऊपर के अधिकारी से लेकर नीचे तक जस्टिस आ पाएगी पुलिस प्रशासन के अंदर, क्योंकि निश्चित हम तभी कर पाएंगे। अभी तो यहां पर यह है कि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो अगर उनके अंदर जो है विनय है तो वो निश्चित रूप से अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो समाज में एक भी मछली जो गंदी होती है वो पूरे तालाब को गंदी कर देती है, इसलिए वो पूरा तालाब गंदा लगता है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। ज्यादातर अधिकारी सही होते हैं, लेकिन कुछ की वजह से बदनामी झेलनी पड़ती है। हमारे कचहरी के बगल में तमाम बड़े अधिकारियों का बंगला है। मैंने वहां पर खुद देखा है अपने आंखों से, बाल्टी लेकर के पानी जाते हुए, पानी सींचते हुए और तमाम खेती करते हुए। वो उनका काम नहीं है, लेकिन उनको करना पड़ता है। कपिल जी, तो ये सारी दोष ठीक तो है। हमको अमिताभ जी, ऐसा लगता संपादकीय है कि टिप्पणी हमें अपना सुधार की प्लीज। जरूरत कपिल जी प्लीज। मैं दोषारोपण करने नहीं आया था जी। सब इसी प्रदेश की संतान है, चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे पटवारी हो और चाहे सिपाही हो, सब इसी मिट्टी के संतान हैं। सबका सम्मान है, लेकिन बुनियादी बातें तो उठानी पड़ेंगी और कहनी भी पड़ेंगी। अगर 10 जगह भी जूते खुलवाए और बंधवाए जा रहे हैं तो वो नारकीय स्थिति है, वो बंद होनी चाहिए। यह देश में आजादी किस लिए आई थी? ये लोकतंत्र का रबाना हमने क्यों पहना? जिले इलाही को पीछे क्यों छोड़ा? राजशाही क्यों छोड़ी? अंग्रेजियत क्यों छोड़ी? इसीलिए ना। आप अपने जूता क्यों नहीं पहन सकते मां बदौलत? आप बहादुर शाह जफर हैं, रंगीले शाह रंगीले हैं, बाजिद अली शाह हैं, क्या हैं? ये झुकने में तकलीफ है तो फोर्स में नौकरी करने लायक नहीं हो। ये बुनियादी सवाल है। माँ बहन की गाली बकते हैं। हमने देखा, इसीलिए मैंने कहा, हमने देखा। और मेरे पास रोज सिपाही तमाम ऑडियो भेजते हैं कि अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने उसका फोन पर कैसे सम्मान कर दिया। 7 पीढ़ी तार दी उसकी, 7 पीढ़ी, अम्मा बहन बुआ चाची सब। ये भाषा होनी चाहिए। ये लोग आपके सुरक्षा कवच हैं, बड़े लोगों को समझना चाहिए। राजेश भाई उस बात को अन्यथा ले गए। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा है, बाप की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, मां की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। सबको साथ लेकर चलने की जवाबदारी होती है उसके ऊपर। सबका मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान रहे, ये उसकी जिम्मेदारी होती है।
कुत्ता टहलाना उसका काम नहीं सिपाही का। आपकी पत्नी का झोला लेके पीछे चलना उसका काम नहीं। आपकी बेटी को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट छोड़ के जाना, ये छोड़ लेके आना उसका काम नहीं। नेताओं के घर में चपरासी की तरह काम करना उसका काम नहीं। वो एक व्यक्ति की देह की सुरक्षा के लिए मिलता है, एक व्यक्ति की देह की सुरक्षा के लिए, सिर्फ देह की सुरक्षा के लिए। आप उससे क्या क्या कराते हैं? गाड़ी रुकती है, ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, जयप्रकाश भाई कहते हैं गुड्डू दौड़ के एक सिगरेट डब्बा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही जाता है, दौड़ के सिगरेट लाता है। क्या आप समझ रहे? ये पुलिस संहिता में नहीं लिखा कि उसको ये भी करना पड़ेगा। वो इसलिए है कि नेताजी पर कोई गोली चलाएगी तो हम उसको बचाएंगे नेताजी को। ये चीजें व्यक्ति के आत्मबल को तोड़ती हैं। और इससे एक बड़ा नुकसान मालूम क्या होता है राजेश भाई, सागर साहब? उत्तर प्रदेश पुलिस की रीढ़ तो यही है, क्योंकि मेजॉरिटी फोर्स यही है। जब इसका आत्मबल ही खंडित हो जाएगा तो ये कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? मैंने सिपाहियों में उदासीनता जब देखी तो बहुतों से बात की, बुला के, समझ के। मेरे साथ बहुतों का स्नेह है उस वर्ग के। तो उन्होंने कहा कि सर अब किसको रोकें? है बोले मैं साइकिल वाले को रोक सकता हूं सड़क पर, आप बताओ, 2-4 थप्पड़ भी मार सकता हूं। उससे ऊपर वाले किसी को रोक दूं तो मेरे गले में रस्सी पड़ जाती है। अब बोले जो बड़ी गाड़ी वाले उनको तो कतई नहीं रोक सकता। ऐसी निरीह स्थिति क्यों बनाई? ये फोर्स है, ये पुजारियों का दल नहीं है, इस मास्टरों का दल, प्रतिनिधिमंडल थोड़ी ना है। ये रागर साहब एक ये फोर्स है, इसका तेवर दिखना चाहिए। कल्याण सिंह कहा करते थे इसका इकबाल दिखना चाहिए। और मैं अपने शो में आज बात वहां पर खत्म करूंगा राजेश भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कल्याण सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, गांव की मेड़ पर खड़ा सिपाही जिसके कंधे पर यूपीपी लिखा है वो मेरा इकबाल का प्रतिनिधित्व करता है, हुकूमत उत्तर प्रदेश के इकबाल का प्रतिनिधित्व करता है उस चौराहे पर। क्या हमने उसको वो सम्मान दिया है? नेता आए उसको गरियाए, पत्रकार जाए उसको गरियाए, गुंडा आए उसको मारे, और बाद में थानेदार साहब उसको सस्पेंड भी कर दें। कप्तान साहब बोले तू क्यों लड़ा था? जानता नहीं था वो भाजपा के नेता है। लो गई भैंस पानी में जी। मैं इसलिए ये बहस लेके आया हूं। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, ओंकार जी आपको स्मरण होगा उन्होंने कहा था आर्थिक उन्नति के लिए प्रतीक्षा कर सकता है व्यक्ति, राजेश जी, लेकिन मानवीय गरिमा उसको तत्काल चाहिए। सबसे जरूरी है मानवीय गरिमा। उस वर्ग के पास मानवीय गरिमा अभी नहीं है। हमारे किसी वक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि पुलिस के सिपाही थाने में बैठकर आराम से अपने किसी मिलने वाला आ जाए तो उससे मिल सके, उसका भी समाज में एक मान रहे कि गए थे तो भाई मिले थे भैया, बैठे थे। क्यों? कभी चिंतन किया क्या हमने? जो लोग पिता की भूमिका में है उस फोर्स में, उन्होंने चिंतन किया क्या? नहीं किया। मेरी शिकायत है अपने मित्रों से, ज्यादातर मेरे मित्र हैं। अमिताभ जी मैं इसी का सुझाव दे रहा हूं। BPRND देखिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च जी। एंड डेवलपमेंट, इसे सेमिनार सर आयोजित करना चाहिए साल जी। में, और ठीक। कई सारे नहीं, और उनमें सेमिनार- सिपाही ठीक है, दरोगा को भाई, शामिल ठीक करें, है, सागर साहब तब जाके ठीक है, बेहतर होगा। सेमिनारों से कुछ नहीं होता इस देश में। आंख में पानी हो, जो बड़े हैं उनके अंदर ये एहसास हो कि हम पिता की भूमिका में हैं, ये संतानें हैं मेरी, तो बिना सेमिनार के भी सब सुधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कानून पुराना है, हथियार पुराने हैं, दर्द तमाम सिपाहियों का है, और उसके बावजूद हमें चाहिए हाईटेक पुलिस, तत्पर पुलिस, झटपट पहुंचने वाली पुलिस। बने तो बने कैसे। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ। खबर के लिए।